पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में मारे गए 5 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार आज उनका होने वाला है। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। कठुआ में आतंकवादियों ने सेना के जिस काफिले पर हमला किया वो गढ़वाल राइफल्स का था और गढ़वाल राइफल्स के शहीद 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। सूबेदार आनंद सिंह जो कांडा भरदार गांव जिला रुद्रप्रयाग, हवलदार कमल सिंह लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल, राइफलमैन अनुज नेगी दिखनी खाल गांव जिला पौड़ी गढ़वाल, राइफलमैन आदर्श नेगी थातीनागर डाउन टिहरी गढ़वाल और नायक विनोद सिंह गांव जखनी धार टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। जवानों का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा तो सीएम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कठुआ में हुए आतंकवादी हमले की एनआईए जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए एनआईए की टीम कठुआ पहुंच भी गई है। कठुआ अटैक में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए मेगा सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। ये कल से शुरू हुआ है और रुक रुक कर लगातार गोलीबारी चल रही है दोनों तरफ से। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को घेरा हुआ है। कठुआ जिले में सेना के काफिले पर हमले के एक दिन बाद डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ। 2-3 आतंकवादियों से जंगल में देखे जाने की खबर मिली। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल को देखते ही आतंकवादियों ने फायरिंग की। लाल दुमन साजन गांव में मुठभेड़ जारी है। जिला हेडक्वार्टर से 21 किलोमीटर दूर है इलाका। सुरक्षा बलों ने पूरे रेलगाड़ी वन क्षेत्र की घेराबंदी की। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ऐसी आशंका है कि 14-15 अगस्त से पहले आतंकवादी बड़े हमले कर सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सीमा पार से घुसे आतंकवादी 3 जगहों पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और इसका पीओके के रावलकोट जेल ब्रेक से कनेक्शन सामने आ रहा है। रावलकोट जेल से 20 आतंकवादी फरार हो गए थे। जेल तोड़कर भागने की प्लानिंग गाजी शहजाद ने ही की थी। फरार होने वालों में गाजी शहजाद भी शामिल था। गाजी शहजाद समेत 4-6 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर में घुसने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि 7 जुलाई को ये टक्कर हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। हालांकि शिवसेना नेता का बेटा होने की वजह से इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया है क्योंकि मिहिर शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा है। उस पर एक महिला को कुचलकर मार डालने का आरोप है। 24 साल के मिहिर ने रविवार सुबह अपनी BMW कार से वर्ली के अटरिया मॉल के पास एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। स्कूटर प्रदीप नखवा चला रहे थे और पीछे उनकी पत्नी कावेरी बैठी थी। हादसे के बाद प्रदीप वहीं पर गिर गए, लेकिन टक्कर के बाद कावेरी कार की बोनट पर गिर गई और मिहिर उन्हें 2 किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटता रहा, फिर लाश को फेंककर फरार हो गया। इस केस में गिरफ्तार मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर 11 जुलाई तक पुलिस रिमांड में हैं। मिहिर से पूछताछ पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है। उसी दिन उसको मिलना चाहिए था, उसको पकड़ना जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है ये हमको शक पैदा कर रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। मर्डर जैसे ही ट्रीट किया जाए, लेकिन इन्होंने घसीटे हुए डेयरी तक लेके गए और फिर रिवर्स में आके भी उड़ाया है, तो ये मर्डर ही है। और यूरोप के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। वियना में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इससे पहले रूस के अपने दौरे के दूसरे दिन उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और साथ साथ 9 क्षेत्रों में भारत और रूस ने सहयोग के समझौतों पर दस्तखत किए। भारत और रूस के गहरे संबंधों पर रूस ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पीएम ने कहा, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। 22वें सालाना भारत रूस समिट में दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते हुए। भारत ने रूस के
दो और शहरों में महावाणिज्य दूतावास खोलने का भी फैसला किया। पीएम मोदी से यूक्रेन मसले पर कहा, युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता। उन्होंने कहा, आतंकवाद की चौतरफा निंदा होनी चाहिए। रूस के दौरे के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं, जहां वो आज राष्ट्रपति और चांसलर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल लेवल की भी बातचीत होगी। ये दौरा खास है क्योंकि पिछले 41 साल के बाद भारत के पीएम ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। पीएम वियना में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर में कब्जे से बनाई गई रिजॉर्ट को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि प्रशासन की तरफ से इस पे बुलडोजर चलवाया गया है। उन हिस्सों पर बुलडोजर चला है जो कब्जे वाली जमीन पर बनी है। कभी यूपी की सियासत में रसूखदार नेता रहे, आजम खान पर पहले भी सरकारी जमीन कब्जाने के कई आरोप लगे और उन पर कार्रवाई भी हुई। ताजा मामला उनके रिजॉर्ट से जुड़ा है। हमसफर नाम का ये रिजॉर्ट रामपुर के गांव पसियापुर में बना है, जो उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे आजम के नाम है। 380 स्क्वायर फीट के भूखंड पर बना है। खाद के गड्ढों को कब्जाने का आरोप लगा है। रामपुर शहर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की। प्रशासन की जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात सामने आई, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई। आकाश सक्सेना की दोबारा से शिकायत के बाद कब्जे वाली दीवार और रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई गई। और उनको नोटिस भी दिए गए थे। नोटिस का प्रॉपर जवाब ना मिलने के बाद इसमें विधि पूर्वक कार्रवाई कराई गई है। आजम परिवार ने एसडीएम के फैसले को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। फैसला अपने हक में आने के बाद भी तब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया है और इस मामले में दिल्ली के एक नामी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। इस रैकेट के तार दिल्ली से बांग्लादेश तक जुड़े हैं। रैकेट में शामिल रसेल नाम का शख्स मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रसेल बांग्लादेश का ही रहने वाला है। मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। गैंग हर ट्रांसप्लांट के लिए 22 से 30 लाख रुपए लेता था। ये रैकेट 2019 से चल रहा था। गिरफ्तार महिला डॉक्टर की हुई है, जो एक निजी अस्पताल से जुड़ी थी। डॉक्टर ने 2021 से 23 के दौरान 15-16 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए थे। डोनर और रिसीवर दोनों बांग्लादेश के ही होते थे। रैकेट से जुड़े लोग बांग्लादेश के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लालच देते थे। वो किडनी के बदले डोनर को 4-5 लाख रुपए देते थे, तो रिसीवर से 22-30 लाख रुपए लेते थे। सभी को फर्जी दस्तावेज पर दिल्ली लाया जाता था, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक डोनर और रिसीवर का आपसी रिश्ता होना जरूरी होता है। लिहाजा ये फर्जी कागजात तैयार करके पूरा खेल खेलते थे। पुलिस ने ये फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। और अब बात करेंगे टीम इंडिया की, जिसके नए कोच को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह मिली है और आपको बताएं कि भारत के श्रीलंका दौरे से वो अपनी जिम्मेदारी शुरू करेंगे। टीम इंडिया के हेड कोच की कमान आखिरकार गौतम गंभीर को सौंप दी गई है। हेड कोच बनाए जाने के ऐलान के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत मेरी पहचान है और अपने देश की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैं टीम के साथ वापस आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। भले ही एक अलग भूमिका में हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा की तरह वही है, हर भारतीय को गौरवान्वित करना। गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचेस में 41.95 की औसत से 9 शतक के साथ 4154 रन बनाए। 147 वनडे में 39.68 की औसत 11 शतकों के साथ 5238 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल में 37 मैचेस में से 7 अर्धशतकों के साथ 27.41 औसत से 932 रन बनाए। गंभीर की कप्तानी में 2012 और 14 में KKR ने IPL खिताब जीता। वो 2024 में IPL जीतने वाली KKR टीम के मेंटोर भी थे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। यूपी के उन्नाव से हादसे की बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, वो आपको हम बताएं। डबल डेकर बस की दूध के कंटेनर से यहाँ पर टक्कर हुई है और इस भयानक हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के गढ़ा गांव के पास हुआ है। इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है।
और सीएम योगी का ट्वीट आपको हम दिखाएं, उन्होंने ट्वीट भी किया है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सीएम योगी का ट्वीट। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाए। अब हम देश के मौसम की बात करेंगे और आपको आपके शहर के मौसम का हाल दिखाएंगे। जिस मॉनसून का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, वही मॉनसून अब जुलाई में तबाही मचाने लगा है। मॉनसून आते ही देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। हमने अपने रिपोर्टर्स को देश के अलग अलग शहरों में भेजा है। हमारे सहयोगी आपको बाढ़ प्रभावित इलाकों से ताजा रिपोर्ट दिखाएंगे। सैलाब किस कदर कहर बरपा रहा है, ये आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। असम, बिहार और उत्तराखंड इसके जीते जागते गवाह हैं। उत्तराखंड में सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली है। कई रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दहाड़ ने लोगों को कैसे डराया। बीते हफ्ते गुजरात में जूनागढ़ में भारी बारिश से बर्बादी हुई थी, लेकिन अमरेली और द्वारका में मानसून का नया ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी कैसे ब्लॉक कर दी। यूपी और बिहार में नेपाल का पानी कहां-कहां किन-किन इलाकों में तबाही मचा रहा है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर क्यों हैं। असम में अब भी 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हर जगह बारिश ने इंसान को लाचार और बेबस बना दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक गई है और वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, ये तमाम प्रदेश जो कि भारत के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से तक फैले हुए हैं, वहां सब जगहों पर बाढ़ और बारिश ने लोगों की जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। आज भी देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट है बारिश का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है। ऐसे ही बिहार में 12 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, आज भी जोरदार बारिश का अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और कल तेज बारिश की संभावना है। तो यह आज का अलर्ट हम आपको बता रहे हैं। यह आज की बारिश की संभावना जहां जहां पर है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की बात हम कर रहे थे। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सैलाब वहां पर कहर बरपा रहा है। उधम सिंह नगर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सबसे बुरे हालात खटीमा के हैं, जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। लोगों के घरों तक जाने वाले तमाम रास्ते जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में अब लोग घरों से बाहर नाव के सहारे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता दीपक रावत की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश के बाद क्या स्थिति हुई है, ये तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम खटीमा में मौजूद हैं और खटीमा के ज़्यादातर इस इलाके पिछली बारिश के बाद से इस तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप जहां भी देखें तो पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग अपने घरों में
फंस गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और घरों से बाहर निकालने का जो जरिया लोगों ने निकाला है वो ये नाव है। इसी तरीके से 2-3 नाव तैयार की गई हैं जो कि लोगों को घरों से बाजार तक या फिर दूसरी जगहों तक जहां उन्हें जाना है वहां तक ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल पाए हैं। कितने दिनों बाद निकले हैं घर से? भैया जी आज हम 4 दिनों बाद निकले हैं। हमारा राशन पानी सब बह गया है, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है, फ्रिज कूलर कुछ नहीं बचा है। ऐसा है, हम ये व्यवस्था चाहते हैं हमारे धामी जी से, जो आज आए हमें देखने, इधर आते तो हमें देखते यहाँ क्या कंडीशन हो रही है लोगों की, वो अपने आप देखते। यहाँ कुछ नहीं बचा है, लोगों को खाने तक के कुछ नहीं है। आज नाव के सहारे आप बाजार तक आए? नाव के सारे आए, आलू उलू लेने आए, चावल उमल लेने आए, यहाँ कुछ नहीं है सर। हमारा आटा वो बह गया, चावल वो बह गया, बताओ किस चीज पे लेके जाएं? नाव पे तो जब आएगा तब, जब हम नाव आएगी, नाव आई है जब बारिश रुकने के बाद। सर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। आप बोल रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई लेने भी नहीं जा पाए? नहीं दवाई तो अभी लेके आया हूँ मैं। कितने दिन बाद निकल पाए दवाई लेने के लिए? आज ही आया हूँ बस। आज ही आए। तो क्या इसी तरीके से जाना पड़ रहा है? जी जी इसी तरीके से जाना पड़ेगा। जी जी। तो कुछ लोग वो भी हैं जो कि नाव के सारे लोगों तक बाजार तक जा रहे हैं। आप लगातार इसी तरह नाव चला रहे हैं? जी। कितने दिनों से चला रहे हैं? कल ही नाव आए हैं, कल से चल रहे हैं जी। कितनी बार चक्कर लगाते हैं आप? 8 चक्कर जी। इसके लिए कोई पैसा लेते हैं? नहीं कोई पैसा नहीं जी, हम घर ये और जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा करने के लिए? नहीं जी, इसमें कुछ नहीं। जरूरत है दवाई के लिए, राशन के लिए, वो आप ले जाते जी। जी। कितने लोग आप लगे हुए इस तरीके? जैसे 2 नाव लगे हैं, 4 लोग लगे हैं जी। जी 4 लोगों में कैसे 8 लोग भी आते हैं, 6 लोग भी आते हैं, 4 लोग भी आते हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे लेके आ रहे हैं। तो ये बारिश जैसे आज थमी हुई है तो कुछ कम हुआ है पानी? पानी बहुत कम हो गया जी। जी पानी कम से कम यहाँ 4 फीट का पानी कम हो गया है। जो पानी भरा हुआ है इसको निकलने में कितना समय लगेगा? ये कम से कम 2 दिन और लग जाएगा जी। बारिश हुई तो फिर मुसीबत और बढ़ तो मुसीबत और बढ़ जाएगा जी। तो ये स्थिति है, आप देख रहे हैं पूरा जो इलाका है वो पूरा जलमग्न है और दूर दराज के इलाकों तक जाने के लिए भी आपको इसी तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो देखा आपने, उत्तराखंड के खटीमा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके जलमग्न हैं, न कोई दफ्तर के लिए निकल पा रहा है और न ही घर के जरूरी सामान लेने जा पा रहा है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से वो घरों में कैद हैं। सैलाब के बीच से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है और वो आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसको देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये स्थिति है, लोगों के लिए घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो चुका है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बाढ़ तक आ गई है। खटीमा में इस वक्त हम मौजूद हैं, उधम सिंह नगर जिला है और इस जिले के इस इलाके में हालात क्या हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो तमाम घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे आसपास वो पानी में डूबे हुए हैं। घर में जाने का रास्ता नहीं है, घर तक कैसे पहुँचें या घर से बाहर राशन लेने भी अगर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है तो कैसे जाए, आपको कहीं पर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, कोई सड़क नज़र नहीं आएगी क्योंकि सारे रास्ते, सारे सड़क जो है वो पानी में डूब चुके हैं। और ये हालात पिछले 3-4 दिनों से बने हैं जब यहाँ पर तेज़ बारिश हुई। और ये देखिए कुछ लोग जब इस तरफ आ रहे हैं तो इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। और क्योंकि यहाँ पर आपको पैर रखना, बड़ा संभल कर पैर रखना होता है क्योंकि पैर आपका किसी ऐसी जगह पर पड़ गया जहाँ पर गड्ढा हो तो वहाँ पर बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने हैं बेटा। घर सामने आपका ही है? हाँ। तो आप बाहर राशन लेने जा रही थी? हाँ। अच्छा। पूरा पानी भर गया, 3 दिन हो गए हैं, पूरा पानी भर गया तो घर के अंदर आ गया पानी पूरा। तो कहाँ से जाएं, रास्ता ही नहीं है। तो आप घर के अंदर बंद है इसी तरीके से? हाँ, बंद है। जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे जाना पड़ता है पानी में? जाना पड़ता है पानी में, इतना बहुत पानी है। अच्छा। हाँ। और ये बच्चे कैसे जा रहे हैं फिर स्कूल वगैरह? स्कूल तो बंद है फिलहाल? है, स्कूल बंद है, बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं, कहीं नहीं। हाँ। और दफ्तर वगैरह जाना भी बंद हो रहा है? बंद हो रखा है सब। अच्छा। तो इस पानी में तो सांप वाम का भी डर होगा? सांप बहुत है, सांप का डर रहता है, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। पानी भर गया अंदर में भी। घर के अंदर भी पानी आ गया? हाँ, घर के अंदर आ गया पानी। तो ये जो पानी मुझे दिख रहा है ये दीवार में अभी जिस लेवल तक, उससे ऊपर तक पानी चला गया था? आ गया, घर के अंदर ही घुस गया पानी, बहुत आ गया। ये जो सामने घर है इसके अंदर तक घुस गया? अंदर तक घुस गया था। फिर कैसे कैसे निकाला आप लोगों ने? फिर हमने ऐसे निकाला वाकर से। अच्छा। हाँ।
उत्तराखंड के खटीमा का हाल आप देख रहे थे। उत्तराखंड के बनबसा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ये देखिए आप बनबसा की तस्वीरें। बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो निचले इलाकों में वो पानी भर गया है और इससे वहां पर आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के बनबसा की। बैराज से जब पानी छोड़ा गया, चूंकि लगातार बारिश के बाद बैराज से पानी छोड़ना पड़ा और उसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। बनबसा उत्तराखंड, इससे पहले खटीमा की तस्वीर आपने देखी और अब बनबसा की तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद वहां पर ऐसे हालात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं एक बड़ी अपडेट। उत्तराखंड से आपको अब असम लेकर चलते हैं। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। असम इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है, वहां पर हालात बेकाबू हैं। 79 लोगों की जान जा चुकी है असम में अब तक बाढ़ से। आज भी वहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी बारिश वहां पर मुसीबत को और बढ़ाएगी ही और राहत और बचाव के जो काम है वो भी प्रभावित होते हैं। रेस्क्यू का काम भी प्रभावित होता है इस लगातार हो रही बारिश की वजह से। तो असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। हालात वहां पर पहले से बेकाबू। 79 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट असम में। असम की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। नदी के किनारे के कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं। लोगों के घर भी डूब चुके हैं। असम के मजुली में भी हालात खराब हैं। बाढ़ से किस तरह से लोग प्रभावित हैं असम में, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता रविकांत ने वहां पर लोगों से बात की। साथ ही ये भी उन्होंने दिखाया है कि असम इस वक्त किस तरह बाढ़ से कराह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और असम के कई जिलों में ये खतरे के निशान से ऊपर आज भी बह रही है। इस समय हम जोरहाट से माजुली के लिए रवाना हो चुके हैं और एकमात्र फेरी आजकल जो चल रही है उससे हम जा रहे हैं। चूंकि नदी का पानी बढ़ा हुआ है इसलिए फेरियों की संख्या 6 से सीमित होकर के सिर्फ 1 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस फेरी पर किस कदर भीड़ है। मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड इसमें धरी हुई है और बहुत सारा सामान है। साइकिलें हैं, खासतौर से ज्यादातर जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है वो इसमें भरी हुई है, क्योंकि जो लोग काम करने के लिए माजुली से जोरहट आते हैं या जोरहट से माजुली जाते हैं वो लोग अपनी अपनी वाहन इसमें लेकर के आते हैं फेरी में। और यहाँ पर सामान्य समय में ऐसी फेरियां भी चलती हैं जो बड़ी गाड़ियों को लेकर के जा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एकमात्र ये फेरी चल रही है। 12 बजे जाती है और 3 बजे लौट आती है, यानी 3 बजे के बाद अगर कोई लौटना चाहे तो वापस जोरहाट नहीं आ सकता है। और इस तरीके से ये जो फेरी है ये सामान्य दिनों में भी माजुली की लाइफलाइन बनी रहती है। माजुली अगर जाना है तो एकमात्र फेरी ही सहारा है, क्योंकि माजुली एक नदी द्वीप है और पूरे चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। 2 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, बल्कि 3 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और एक अन्य नदी है जिसकी वजह से एक द्वीप के रूप में ये शुरू से माजुली रहा है। माजुली का जो एरिया है वो लगातार घटता जा रहा है। 18वीं सदी में इसका जो एरिया था वो 3000 से ज्यादा था, 3000 पर स्क्वायर किलोमीटर, और अब घट करके वो कुछ 132 किलोमीटर के आसपास तक सिकुड़ गया है, क्योंकि हर बार जब बाढ़ आती है तो माजुली की जमीन को वो काटती जाती है और माजुली छोटा होता जाता है। लिहाजा आज माजुली का जो अस्तित्व है वो संकट में है। हम जोरहट के निमाती घाट से माजुली की ओर बढ़ रहे हैं और माजुली के काफी करीब आ गए हैं। सामने जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, दरअसल वो माजुली टापू है। 352 वर्ग किलोमीटर का ये टापू लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 100 सालों में इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो टापू का हिस्सा कटता जाता है नदी के कारण, वैसे वैसे दूसरे हिस्से में
बालू का जमाव भी होता जाता है और इस वजह से ये टापू लगातार अपना आकार और जो एरिया है वो बदलता रहता है। एक ओर से इसके अंदर कटाव होता है तो दूसरी ओर से जमाव भी होता है, लिहाजा इसका जितना हिस्सा कटता है उतना हिस्सा पूरा अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, लिहाजा इसका अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता जरूर है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, करीब 1,70,000 लोग इस समय यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्रमुख व्यवसाय मुखौटे बनाने का है। गोबर, बांस और अन्य चीजों से यहाँ पर 16वीं शताब्दी से भी पहले करीब 15वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलित मान्यताएं थीं, उस दौर की कहानियां थीं, उसके लिहाज से यहाँ पर मुखौटे बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मुखौटों के लिए माजुली को जीआई टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पर जो धर्म संस्कृति है वो सबसे बड़ा यहाँ का कल्चर का हिस्सा है और धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ का जो व्यवसाय है वो भी सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहाँ माजुली के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जिसको सत्व कहा जाता है और करीब 4 बड़े मठ हैं जो यहाँ की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर खासतौर से जो डांस का कल्चर है, माजुली का अपने डांस और गीतों का कल्चर वो विश्व प्रसिद्ध है और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो माजुली आते हैं यहाँ का जो लोकल डांस है और लोकल गीत है वो देखने और सुनने के लिए। तो इस लिहाज से माजुली का की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यूएन में टेम्पररी लिस्ट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी रखा गया है। नदी का द्वीप है माजुली, जिसके बारे में रविकांत बता रहे थे। और इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बढ़ा हुआ है। माजुली में बाढ़ का ऐसा कहर 40 साल बाद आया है जिससे 1,70,000 की आबादी वाले माजुली के करीब 80 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। माजुली की बात हम कर रहे थे। रविकांत ने विस्तार से बताया कि कैसे नदी से घिरा हुआ है ये द्वीप और जैसे सिकुड़ता जा रहा है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आने वाले 100 वर्षों में इसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। 1,70,000 की तकरीबन आबादी है और इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है माजुली, असम का, जहां पर धर्म और संस्कृति के केंद्र भी हैं, मठ भी हैं और मुखौटों का निर्माण होता है। ये एक कारोबार है जो लोगों को वहां पर रोजगार देता है। लेकिन असम में ब्रह्मपुत्र की जो स्थिति है इस वक्त, जैसे ब्रह्मपुत्र उफराई हुई है, जैसे उसका पानी बढ़ रहा है, तो माजुली के लोगों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद वहां से कोसी बैराज के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। इससे बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए। सुपौल से निधिश्री की रिपोर्ट आप देखिए, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी घुसा है। इसी के बारे में निधिश्री आपको बता रही है। नेपाल में बारिश हो रही है। बिहार में सुपौल जिले के गौरीपट्टी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और नेपाल में बारिश हो रही है। ये बिहार के लिए डर की बात है। डर इसलिए क्योंकि नेपाल में बारिश होने से कोसी नदी उफान पर है और कोसी जब विकराल रूप धारण करती है तो जो तस्वीर होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ गौरीपट्टी गांव से, जिस वक्त मैं यहाँ पहुँची हूँ। और चूंकि इस गाँव में पानी, ये देखिए ज़रा पानी की तस्वीर, पानी जो है वो जम चुका है बिल्कुल और पानी की निकासी का कोई यहाँ पर उपाय नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इस आसपास में जो जिनके घर हैं वो सभी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये देखिए ज़रा, जिनके जिनके घर हैं यहाँ। ये किनका घर है? आपका है? क्या क्या आप इधर आइए, बैठिए। क्या नाम है आपका, ये बताइए। कंगन देवी। कंगन देवी। यहाँ बाढ़ का पानी आपके घर में कब आया? 7 तारीख के। तो इसी में खाना बन रहा है? हाँ, चूल्ही में पानी घुस गया। ये गांव में स्थिति क्या होती है? जलावन रखने के लिए एक अलग से जगह होती है
या गाय मवेशियों को चारा देने के लिए भी अलग से घर होता है, लेकिन बारिश में सबका एक ही कमरा हो जाता है और इस घर की भी यही स्थिति है। एक ही कमरे में आपको चारा भी नजर आएगा, एक ही कमरे में बाल्टी रखा हुआ है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, सब कुछ इसी कमरे में नजर आ रहा है और यही स्थिति है। और चूंकि ऊपर में टीन है, टीन का शेड है, लेकिन इसमें भी देखिए बारिश होने के बाद पानी गिरता होगा। देखा आपने सुपौल से हमारी संवाददाता निधिश्री की रिपोर्ट। कोसी का कहर वहां पर दिखाई दे रहा है।